नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिटेड लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं, हमने आपके लिए बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक ये विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और इस श्रृंखला के अंतर्गत आपके लिए कई लेक्चर्स आयोजित किए हैं। नित्य प्रति आपकी प्रतिक्रियाएँ हम तक पहुँचती हैं। आप सभी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन लेक्चर्स को देखते हैं और लाभान्वित होते हैं। मित्रों, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बताना चाहेंगे कि आज के सेशन में हम बात करेंगे राग यमन के बारे में। वैसे तो हमने राग यमन पर पहले भी कई लेक्चर्स आयोजित किए हैं और आप सभी ने उन लेक्चर्स से लाभ उठाया है। बताना चाहेंगे कि आगामी 2 दिनों में भी हम राग यमन पर ही चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे राग यमन है क्या, हम परिचय देंगे विस्तृत रूप से और साथ ही साथ बंदिशें भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। बताना चाहेंगे इस खास सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में HOD हैं। इनका संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है। ये शिष्या हैं पंडित शंकरनाथ पाटिल जी की और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की। ये नित्य प्रति यही प्रयास करती हैं कि स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले संगीत विषय में और इस विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। बताना चाहेंगे कि आज एक बार फिर से तबले पर इनके साथ संगत करेंगे लाल बाबू राय जी, जो शिष्य हैं पंडित मिथिलेश जी के, और तानपुरे पर इनका साथ निभाएंगी गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो तहे दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, लाल बाबू राय जी का और गगनजीत कौर जी का। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम जब बेसिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इस विषय के अंतर्गत हम जब भारतीय शास्त्रीय संगीत की जानकारी हासिल कर रहे हैं और वो भी विशेष तौर पर बेसिक वर्ड जो आता है, बेसिक्स जो है, इसका मतलब जो बिल्कुल बेस है, जिससे कि हमारा जो है मूल जिसे कहा जाए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो मूल जानकारी है, जहाँ से हम अपनी शुरुआत करते हैं, तो उसको जब हम लेते हैं तो प्रैक्टिकल फॉर्म यानी क्रियात्मक पक्ष जब देखा जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसे राग रागनियाँ हैं जिनको कि जानना बहुत ज़रूरी है जब हम बेसिक्स की बात करते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज की जो हमारी श्रृंखला जो है उसमें हम राग यमन की बात करेंगे। राग यमन जिसके विषय में हम पहले भी बता चुके हैं, उसको पुनः हम लेंगे क्योंकि राग यमन जो है ये बेसिक रागों में से है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुछ इस प्रकार के राग है, राग यमन है, राग भैरव है, राग भीम पलासी है, राग भोपाली है। ये इस प्रकार के राग हैं जिनको कि शुरुआत के दौर पर जो है जो शिक्षा जब हम संगीत की लेते हैं तो वहाँ पर इन रागों की शिक्षा जो है वो दी जाती है। ख़ास तौर पे राग यमन की या राग भैरव की जो शिक्षा है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि जिस प्रकार से हम कहें कि एक बेस जब क्लियर हो गया, जैसे हम कहते हैं कि मैथ्स जो है उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जो बेसिक फार्मूलाज हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन, जो टेबल्स हैं, ये सब जो है बच्चों को शुरू में एकदम एक कहा जाए कि रटा दी जाती हैं, फिर उनको समझाया जाता है। तो इसी प्रकार से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जब हम प्रैक्टिकल बात करें या क्रियात्मक पक्ष लें तो उसमें क्योंकि राग रागनियाँ जो हैं वो प्रमुख हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, तो उनकी जानकारी जो हमें है उसको हम कुछ रागों की जानकारी बहुत अच्छे से हमें लेनी होती है और बार बार हमें उसका अभ्यास करना होता है। ऐसा करने पर हम और जो राग हैं, जो आगे के और राग होते हैं जिनको और हमें विस्तार से जानना ज़रूरी होता है, उनकी कहीं पर उनकी जड़ें इनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो इन बेसिक रागों को करने का दोबारा हम बार बार जो हम कहते हैं कि आप रियाज़ करिए, बार बार उसको उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सिर्फ उस राग को हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम उस राग के साथ साथ जो है और भी रागों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहने का मतलब इस राग को बेस मानकर जब और रागों को हम गाते हैं या उसका अभ्यास करते हैं तो बहुत ही आसान हमें दिखाई देता है। एक तरफ तो हम और रागों की भी जानकारी ले रहे हैं, साथ ही साथ
हम अपने गले, हम अपने कंठ को जो है अभ्यास के द्वारा हम उसको नित्य प्रतिदिन सुधार रहे हैं। हमारा जो हम कहते हैं ना वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस कल्चर या वॉइस को डेवलप करना, वॉइस से संबंधित कोई भी बात होती है उसको उसके इस प्रैक्टिस या इस अभ्यास के द्वारा आवाज़ का एक अच्छा लगाव जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छी आवाज़ हम बना सकते हैं, आलापचारी अपनी सुंदर बना सकते हैं, स्पष्ट बना सकते हैं। ताने जो हैं उनको हम पलटों के अभ्यास से तानों को भी बखूबी बेहतर बना सकते हैं और स्पष्ट बना सकते हैं। तानों में जो स्वरों के द्वारा जो दाने जो कहा जाए एक तरह से उसको हम बहुत सुंदर तरीके से अभ्यास के द्वारा उसको पा सकते हैं। तो दानेदार ताने जो होंगी उसको भी हम इस अभ्यास के द्वारा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं राग यमन की पुनः एक परिचय से। और इस सीरीज़ में ख़ास बात ये रहेगी कि हमें अपने जो इस राग के साथ साथ हम राग के बंदिशों पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि अलग अलग बंदिशें हम आपको बताएंगे। और जैसे कि बहुत से जिज्ञासु जो छात्र छात्राएं हैं या बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने संगीत को किसी समय सीखा है या संगीत में जिनकी रुचि है, जिनका इंटरेस्ट है, वो लोग जब इस कार्यक्रम के द्वारा जब बंदिशों को या राग को जानते हैं तो उनकी बहुत सी क्वेरीज़ हमारे पास आती हैं जिसमें वो कहते हैं हमें थोड़ा इसके पलटों के बारे में बताइए। एक प्रश्न ये भी आया कि आलाप जो आपने बताए हैं उस आलाप को कैसे बंदिश के साथ प्रयोग किया जा सकता है या कैसे प्रयोग करें, या पलटों से ताने किस प्रकार बनाई जा सकती हैं और क्या हम अपनी ताने स्वयं बना सकते हैं, या तानों को पलटों से बनाते वक्त किस प्रकार के कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, बंदिशों को कैसे गाया जाए, बंदिशों के जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं उस समय तानों का आलाप का किस प्रकार से उसमें प्रयोग होता है। तो ये सब जो बातें हैं इन पर हमारा ध्यान अधिक रहेगा और साथ ही साथ आपको बंदिशें भी बताई जाएंगी और उन बंदिशों पर आप अभ्यास कर सकते हैं। तो राग यमन का एक हम उसके बारे में जो बेसिक एक जानकारी वो पुनः लेते हैं। राग यमन को कई नामों से जाना जाता है। राग ईमन भी कहा जाता है, राग यमन भी कहा जाता है, राग यमन भी कहा जाता है और कल्याण भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे नाम जो हैं वो यमन के हैं, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित है उसे राग यमन इस प्रकार से संबोधित किया जाता है, राग यमन के नाम से। तो राग यमन या राग यमन क्या है? राग यमन जो है कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। थाट, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, थाट का मतलब होता है कि जहाँ से राग उत्पन्न हुआ है, जहाँ से उसने बर्थ उसका हुआ है, जहाँ से उसने जन्म लिया है, वो ऐसा परिवार। तो कल्याण जो है, कल्याण थाट एक ऐसा परिवार है जहाँ से कि इस राग की उत्पत्ति हुई है। तो कल्याण थाट को जो है ये राग जो है बिलोंग करता है और ये संपूर्ण जाति का राग है। इसका मतलब इस राग में सातों स्वरों का प्रयोग होता है। अब संपूर्ण की बात आती है जब आपको आरोह अवरोह बताया जाएगा तो उसमें आप देखिएगा कि मैंने तो आपसे संपूर्ण कहा है, वहाँ कुछ और नज़र आ रहा है, तो क्यों नज़र आ रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल एक छोटी छोटी संक्षेप में जानकारियाँ कि जाति जो है इसकी संपूर्ण है। इसका वादी संवादी जो है वह गांधार और निषाद है। वादी सबसे प्रमुख स्वर, सबसे अधिक प्रयोग होने वाला स्वर राग में। संवादी जो है वो उसके संवाद में जैसे कहा जाए, यानी कि यदि वादी पहले नंबर का स्वर है तो संवादी उससे चौथे या पाँचवें इतने अंतराल में संवादी स्वर जो है वो रहता है। तो गांधार और निषाद इसके वादी और संवादी स्वर हैं। इसके गाने का समय जो है वो शाम का समय है, संध्या का समय है। जब हम कहते हैं कि शाम को अधिकतर संगीत गोष्ठियों में शाम की गोष्ठियाँ जो है वो राग यमन से ही प्रारंभ होती हैं। तो ये इसका एक संक्षिप्त परिचय था और इसके आरोह और अवरोह को हम देखते हैं और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा जाति के बारे में, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे।
अभ्यास के समय सबसे पहले षड्ज यानी सा, मध्य सप्तक के सा पर आवाज़ को पहले ठहर कर एक लंबी सांस के द्वारा, लंबी सांस लेने के बाद कहते हैं ना सा भरो, या हम कहें कि सा लगाइए, सा भरिए, तो उसका अर्थ है कि सा को गाया जाए। सा तो मैंने जैसे सा भरा तो उसके साथ मैंने नी धा नी रे सा ये स्वरों को लिया है। ये जब आप आलाप के फॉर्म में इसको गाएंगे तब आप इसको ले सकते हैं। शुरू में सा भरते वक्त इसको एक सहयोग की तरह इन स्वरों को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरोह और अवरोह की। नी रे गा मा पा धा आप देखिए कि जब मैंने गाया तो मैंने वहाँ पर अपने आरोह अवरोह को निषाद से शुरू किया, क्योंकि ये एक नियम है राग एमन के लिए कि निषाद से ही इसका गायन आरंभ किया जाता है। और जब मैं निषाद से शुरू कर रही हूँ तो मैं उसका अगला जो स्वर है वो मैं ऋषभ ले रही हूँ, यानी नी रे गा, तो मैंने षड्ज को छोड़ दिया। आगे नी रे गा मा पा, मध्यम क्या है? तीव्र मध्यम। नी रे गा मा पा दा नी सा। अब ये एक तरीका है आरोह लेने का राग एमन का। कुछ विद्वान या कुछ परंपराओं में पंचम को आरोह में वर्जित किया जाता है। कैसे? नी रे गा मा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। यानी आरोह में हमने यहाँ पर षड्ज और पंचम को वर्ज किया है, तो मधनिसा करके चला जाता है और नीरेगा नीरेगा मधनिसा। लेकिन जब हम इसकी जाति की बात करते हैं तो जाति में हम कहते हैं कि जाति इसकी संपूर्ण है। तो पहला प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, जब आप बता रही हैं कि इसके आरोह में हम नीरे करके जाते हैं और मधनिसा इस प्रकार से भी जाया जाता है, तो क्या इसकी जाति औरव संपूर्ण नहीं होनी चाहिए? या हम पंचम का यदि प्रयोग करते हैं तो इसकी जाति षाडव संपूर्ण होनी चाहिए? तो बात तो आप इस बात पे यदि हम देखा जाए तो बात कुछ गलत नहीं है, लेकिन
फिर भी हम जो राग को जब बनाया गया था तो राग को संपूर्ण जाति दी गई थी। तो राग को, जैसे मैं कहती हूँ कि आरोह और अवरोह जो है वो सिर्फ राग को नहीं बनाता, राग को बनाने के लिए उसका चलन देखा जाता है। तो चलन की जहाँ बात करें वहाँ पर नी रे गा मा दा नी सा, तो चलन में तो ऐसे जाएंगे। लेकिन जब हम आरोह अवरोह की बात करते हैं तो वो एक नियम है कि संपूर्ण तरीके से आरोह अवरोह लिया जाता है। तो ये इसको, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने इस नियम को रखा है कि वो संपूर्ण जाति का ही माना जाएगा, तभी तो हम आगे चल के उसके पलटों को या उस पर जब हम आगे करके अपनी तानों को बनाते हैं, आलापचारी करते हैं, तो हम इन सभी स्वरों का प्रयोग करते हैं। नि रे गा, ये एक नियम लिया है कि इसको इस प्रकार से राग को शुरू करेंगे। लेकिन जब हम सपाट तान लेंगे तो सा रे गा, यदि कोई इस प्रकार से आलापचारी में प्रयोग करता है, कभी कभी करता है, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको ये जो एक तरह से के प्रश्न जो कि पूछे भी गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से प्रैक्टिकली गाकर बताए जाएं तो वो ज़्यादा अधिक समझ में आता है। तो ये तो बात थी इसकी जाति की। जब हम गाते हैं तो सा नी रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा ग रे सा, तो ये इस प्रकार से गाया था। सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा ग रे सा। तो आप यदि आरोह अवरोह लिए जाए तो सा रे गा मा करके भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस राग की खूबसूरती, या हम कहें कि राग की पहचान में, राग को एक विशेष तौर पर उसकी जो एक शुरुआत में ही उसको एक आइडेंटिटिकल मार्क जो कहा जाए, वो जो दिया है, वो नीरे से शुरू है। तो हम सीधे कहते हैं कि भाई राग एमन है, क्योंकि उसकी जो पकड़ है, उसकी जो पहचान है, वो इसी शुरू होती है। उसकी पकड़ लें, यानी वो फ्रेज़, वो स्वर समुदाय जहाँ पे जिसको हम सुनते ही कहते हैं कि राग एमन है, वो है नी रे गा मा रे गा पा रे सा। तो ये आप अधिकतर पुस्तकों में देखें या कि पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें देखें, तो इसी प्रकार का जो है इस राग की पकड़ मिलती है। राग एमन की जो एक नाम जो है वो है कल्याण भी है। तो कल्याण ठाठ से उत्पन्न है, तो इसमें कोई कल्याण अंग की भी कोई बात होगी। तो कल्याण अंग में पंचम और ऋषभ की संगति, पा रे सा नी रे गा मा रे गा पा रे सा। तो ये कहा गया है कि ये जो है ये कल्याण अंग है। ग म द नी दा पा सा नी दा पा, कल्याण अंग के अंतर्गत ये चीज़ें भी ली गई है। तो राग को जानना जो है, मैं बिल्कुल ये स्पष्ट तौर पे कहती हूँ, किताबों में राग दिया है, उनको देखा जा सकता है, उनको उन पर चिंतन किया जा सकता है, उनको मनन किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ उसको यदि हम प्रैक्टिकली गाकर या बजाकर देखें तो राग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, और फिर हम उस राग को भूलते नहीं हैं। सिर्फ कमी रहती है अभ्यास की, तो अभ्यास से उस कमी को भी पूरा किया जा सकता है। तो ये तो था राग एमन का एक परिचय। राग एमन में न्यास के जो स्वर, न्यास का मतलब होता है कि ठहराव या रुकना, यानी किसी एक स्वर पर जब आकर उस फ्रेज़ को ख़त्म किया जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा ठहरा जाता है या सांस ली जाती है, या उस फ्रेज़ का अंत वहाँ पर होता है, स्वर समुदाय जो है उसका अंत होता है। तो बार बार जिन स्वरों पर उस स्वर समुदाय का, स्वर गुच्छ का अंत होता है या ठहराव होता है, यहाँ पर रुका जाता है, जहाँ पर पॉज लिया जाता है, या जहाँ पर हम उसको कहते हैं कि उसको एम्फेसिस दिया जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यास के स्वर। तो इस राग में न्यास के स्वर षड्ज है। देखिए, हम जब कोई भी आलाप ख़त्म करते हैं, नी रे गा रे नी द नी रे सा नी रे गा मा ग रे नी द नी रे सा। तो षड्ज पर हम आराम से आकर रुकते हैं, बार बार रुकते हैं, तो षड्ज इसका जो है
वो न्यास का स्वर है। फिर आगे देखिए गांधार जो है, जो इसका वादी स्वर भी है, वो भी न्यास का स्वर है। कैसे? नि रे गा गा रे नि द नि रे गा मा मा गा नि रे गा मा रे गा गा रे नि द नि रे गा। तो आप देखिए बार बार गांधार पर आ रहे हैं, गांधार पर रुक रहे हैं, और गाते वक्त भी एक चीज़ हम महसूस करते हैं, हम जब न्यास के स्वरों पर आकर रुकते हैं तो थोड़ा सा आराम भी मिलता है। गाने में वो ठहराव है, तो ऐसा जैसे हम कहते हैं कहीं पे आके हमें विश्रांति मिली है, तो वो एक फील जो है हमें न्यास के स्वरों पर आने लगता है। अगला न्यास का स्वर हम देखते हैं, वो है पंचम। नि रे गा मा मा गा मा गा पा पा मा मा गा पा गा म द नि द पा म द नि म नि द पा पा मा मा गा पा रे सा नि द नि रे ग मा गा पा। तो देखिए पंचम पर मैं जो है बार बार रुक रही हूँ, तो इसका मतलब इस स्वर पे भी विश्रांति ली जा रही है, इस स्वर पर भी एम्फेसिस दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक न्यास का स्वर है। अब अगला न्यास का स्वर देखिए, निषाद को देखते हैं, संवादी स्वर भी है, और वहाँ पर न्यास कैसे होता है? नि रे गा मा मा गा पा गा म द नि म द नि नि द पा गा म द नि द सा नि द नि म द नि म नि द पा गा म द नि। तो देखिए निषाद जो है वो संवादी स्वर है, गांधार के ऑपोजिट, यानी जिस प्रकार से गांधार इज इम्पॉर्टेंट, वैसे ही संवाद में उसके निषाद इम्पॉर्टेंट है। तो गांधार और निषाद को बार बार विभिन्न स्वर संगतियों से दिखाया जाता है। तो इस चीज़ को जब हम समझ लेंगे, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि समझना बहुत ज़रूरी है, तब हम उस राग का विस्तार कर पाएंगे। एक और प्रश्न आया था, वो था कि राग का आलाप कैसे किया जाता है। हालांकि आलापचारी पर मैंने काफ़ी लंबा लेक्चर दिया है पहले भी, लेकिन आलाप कैसे दिया जाएगा, इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये जाने कि राग में आरोह अवरोह में कौन से स्वर हैं, और दूसरी बात आती है कि उन स्वरों में न्यास के स्वर कौन से हैं, यानी किस पर रुका जाए। तो जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी यहाँ से चल रही है और इस गाड़ी में हमारे को अगला स्टॉप यहाँ पर आना है, उसका अगला स्टॉप वहाँ पर आना है, फिर उसको थोड़ा आगे चल के अगला स्टॉप, तो हम कहीं पे मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाँ अब अगला स्टॉप आ रहा है, तो वहाँ पर जो है उतरा जा सकता है, वहाँ पर जो रुका जा सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा आराम किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ के साथ यदि कंपेयर करें तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और उसको हम अपने अभ्यास में उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि हाँ यदि हमने यहाँ पर ठहराव दिया है तो इसका हमें कुछ ना कुछ इसका कारण है। और एक जो बात है वो आती है सवाल और जवाब की, जो कि सवाल यानी क्वेश्चन जो पूछा गया, जवाब उसका जवाब दिया। तो गायन में सवाल जवाब क्या होगा? गायन में यानी कोई एक चीज़ है, उसी के पैरेलल आपको दूसरी चीज़ नज़र आ रही है। कैसे? नि रे गा मा दा नी, तो ऐसा लगा कुछ पूछा गया, उसका जवाब दिया गया। या हम इसको ऐसे देखें, नि रे गा मा दा नी, यानी निषाद को मध्यम मान लिया जाए तो हमारा जो है ये नीरेगा और मधनी, बिल्कुल ये सवाल जवाब सामने आता है। यानी हम यदि षड्ज को पंचम मान लें
तो निषाद अपने आप ही मध्यम हो जाएगा। इस बात को जो मैं बता रही हूँ, विद्यार्थी सोचेंगे कि बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। आप इसको सिर्फ अभ्यास के द्वारा करिए तो आपको आनंद की भी अनुभूति होगी, मज़ा भी आएगा आपको अपने रियाज में, और साथ साथ आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो जो मैंने सवाल और जवाब की बात कही, नी रे गा मा दा नी दा पा। अब जैसे मैंने बोला षड्ज को आप पंचम मानिए, तो नी रे गा मा दा नी नी रे गा रे सा मदनी दा पा। तो कितना आसान हो जाता है राग को समझना। और जब इन रागों को बनाया गया होगा तो उस समय इसी बैलेंस का ध्यान रखा गया होगा। तो जो मैं बार बार कहती हूँ कि आरोह अवरोह से ही राग नहीं बनता, राग के चलन को जानना ज़रूरी है। तो जब प्रश्न उठता है कि चलन क्या है, चलन के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं कि किस स्वर पर को कितना प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी स्वर संगतियाँ। नी रे, निषाद के साथ ऋषभ की संगति है, नी रे गा नी मा गा मा रे गा। निषाद से मध्यम की संगति, मध्यम से ऋषभ पर आएंगे और फिर गंधार पर न्यास करेंगे। ये जो जिस प्रकार की विशेषताएं हैं, मदनी नीदा पा, कितना सुंदर फ्रेज है। और इस स्वर समुदाय को गाते वक्त जब आप पंचम पर विश्रांति करते हैं तो आपको आपके गले को भी, आपकी आवाज़ को भी एक सपोर्ट मिलता है। तो जैसे कहा जाए कि एक पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर की जहाँ तक बात है, तो पंचम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और देखिए तानपुरे पे भी हम षड्ज और पंचम ही मिलाते हैं, क्योंकि ये पूरे राग की जो जो ट्रैक बिछा हुआ है वो इन्हीं दो पिलर्स पर है, षड्ज और पंचम पर, जो कि तानपुरे पर मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से राग एमन जो है उसकी, हम कहें आलापचारी की बात करें या हम पलटों की बात करें, उनको जानने से पहले हमें इसका एक परिचय जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो राग एमन की बंदिश को हम आगे आपको बताएंगे। राग एमन पर आधारित इस श्रृंखला में हम आपको कुछ बंदिशों की भी जानकारी देंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदिश है एरी आली पिया बिन, जो कि अधिकतर जब संगीत की शिक्षा दी जाती है तो इस बंदिश को अधिकतर सिखाया जाता है, अधिकतर गाया जाता है।
तो हम इस बंदिश को आज लेते हैं, जो कि 3 ताल में निबद्ध है और इसकी ये क्रमिक पुस्तक मालिका पंडित भातखंडे जी द्वारा कृत उस पुस्तक में भी जो है ये भाग 2 में इस बंदिश को दिया गया है। बोल हैं, सखी एरी आली पिया बिन, कल ना परत मोहे घड़ी पल छीन छीन। जब से पिया परदेस गवन कीन्हे, रतियाँ कटत मोरे तारे गिन गिन। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रृंगार का है, वियोग श्रृंगार का है। एरी आली पिया बिन, सखी एरी आली, अपने पिया को याद करते हुए नायिका जो है वो गा रही है और वो अपनी सखी को कह रही है कि मुझे किसी प्रकार से भी चैन नहीं पड़ रहा है और जब से मेरे प्रिय जो हैं वो परदेस गए हैं, मेरी रातें तारों को गिनते हुए कटती है। तो साहित्य को भी जानना बहुत ज़रूरी है और साहित्य में जहाँ तक रस की बात आती है, वो राग एमन की एक बड़ी ख़ास बात है। राग एमन में बहुत अलग अलग तरह के रसों में जो है बंदिशों का निर्माण जो है वो किया गया है। तो फिलहाल हम श्रृंगार रस की, एक श्रृंगार में वियोग श्रृंगार की ये बंदिश लेते हैं, एरी आली पिया बिन, जो 3 ताल में है। इस बंदिश को जैसे जैसे मैं गाऊंगी उसको आप भी उसके साथ साथ उसको रिपीट कर सकते हैं। चाहें तो मध्यम से धैवत पर जा सकते हैं, आप चाहें तो मध्यम से पंचम को भी ले सकते हैं और फिर धैवत पर जा सकते हैं। एरी आई पिया बिन, सखी एरी आई पिया बिन, सखी कल ना परत मोहे घड़ी पल छीन बिन, कल ना परत मोहे घड़ी पल छीन बिन। एरी आई पिया बिन, सखी एरी आई पिया बिन, सखी कल ना परत मोहे घड़ी पल छीन बिन, कल ना परत मोहे घड़ी पल छीन बिन। एरी आई पिया बिन, सखी एरी आई पिया बिन, सखी जब से पिया परदेस
बिना। तो ये तो थी बंदिश राग एमन में। अब सबसे पहली बात आती है कि बंदिश क्या होती है। बंदिश जो है, बंदिश का अर्थ होता है एक बंधन। किसका बंधन? स्वर का, पद का और ताल का। यानी ये तीनों चीजें, स्वर सारेगामा पधा नी सा, पद जो साहित्य है, एरी आली पिया बिन सखी, ये जो साहित्य है ये पद में आता है, और ताल जो तबले पर 16 मात्रा की 3 ताल बज रही थी। जब ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, ऑफ द लिरिक्स और एंड ऑफ द ताल, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम कहते हैं बंदिश। तो बंदिश यानी एक लिमिटेशन है, वो 16 मात्रा से बाहर हम जा नहीं सकते, वो 16 मात्रा के सर्कल में हमने बंदिश को गाना है। तो ये तो बात रही बंदिश की। दूसरी बात है, इसमें जो ताल बज रही है वो 3 ताल है। 3 ताल को तबले पर देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि बंदिश कहाँ से शुरू हो रही है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। तो बंदिश को देखें कि बंदिश कहाँ से शुरू हो रही है। तो हम पहले इसका मुखड़ा देखते हैं। हे री आली पिया बिन, तो पिया शब्द का जो पी अक्षर है उस पर सम है, यानी तबले का पहली मात्रा जो है वहां से शुरू होती है। अभी आप पुनः इस पर ध्यान दीजिए। सखी री आली पिया बिन, यानी पिया जो है वहाँ पर पहली मात्रा जो है वो तबले की जो पहली मात्रा है वो गायन के साथ मिलती है, इसलिए सम होता है, समान होता है वहाँ पर। तो हम उससे पहले का जो भाग है गायन का उसको मुखड़ा कहते हैं। धा धा सखी री आली पिया बिना। अब देखिए कि मुखड़ा क्या है। जहाँ पर पिया शब्द में पी अक्षर आता है उससे पहले का जो फ्रेज है जहाँ पर कि तबला नहीं बज रहा है शुरू में, वो कितनी मात्रा का है? ए री आली पिया। तो देखिए ए री ई आली पिया। तो आप देखिए कि उससे पहले का जो एरी आली जो शब्द हैं ये स्टार्टिंग है और यहाँ पर तबला नहीं बज रहा है। तो उसके बाद पिया पर जहाँ से तबला शुरू होता है वो तो सम है, उससे पहले का जो भाग है पूरी 8 मात्राएं वहाँ पर आती हैं, वो क्या है? उसको हम मुखड़ा कहते हैं। अधिकतर आपने सुना होगा मुखड़ा शुरू करिए, मुखड़ा शुरू करिए, गाने का मुखड़ा शुरू करिए। तो मुखड़ा तो शाब्दिक अर्थ है कि चेहरा, हमारा फेस, दैट इज़ कॉल्ड मुखड़ा। तो फेस जो है वो क्या है? वो एक किसी व्यक्ति की पहचान, जिसे हम कहें कि भाई अमुक व्यक्ति आ रहा है, उसका नाम हम उसके चेहरे से, कि भाई चेहरा देखा और हमने उसका नाम जान लिया। इसी प्रकार से बंदिश में सम पर आने से पहले भी कोई भाग है, छोटा सा फ्रेज, उसको हम मुखड़ा कहते हैं। पुनः शुरू करते हैं। सखी एरी आली पिया बिना, सखी एरी आली पिया बिना। तो अब मुखड़ा देखिए कितने मात्रा का मुखड़ा है? 1 2 3 4 5 6 7। एरी आली 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बंदी शुरू हो रही है 9वीं मात्रा से, और 9वीं मात्रा पर तबले का कौन सा बोल आता है? देखिए धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1। यानी कि धा तिन तिन ता का धा वहाँ पर आता है। इसका मतलब जो हम 8 मात्रा के बाद जो हम 9वीं मात्रा जो शुरू करते हैं, जहाँ पे कि धा आता है, खाली का धा आता है, वहाँ से हम जो है अपने बंदिश के मुखड़े को शुरू करते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन एरी आली पिया बिना, सखी एरी आली
गा 15-16 दिया बिना। अब कुछ विद्वान जो है, कुछ गायक जो है वो बंदिश को ऐसे भी गाते हैं, वो सखी से शुरू करते हैं, सखिए रे आल पिया बिना, सखिए रे आल, 1 2 3 4 5 6 सखी रे आल, 1 2 3 4 5 6 सखी रे आल। इसका मतलब है कि 7वीं और 8वीं मात्रा पर सखी शब्द आ जाता है। तो यानी जब सखी शब्द को लेके हम बंदिश का जो है स्थाई शुरू करें तो हम 7वीं मात्रा से मुखड़ा शुरू करेंगे, और यदि हम एरी से शुरू करते हैं तो हम 9वीं मात्रा से इसको शुरू करेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और इसको जब हम मात्राओं को काउंट करके लेंगे तो बहुत आसानी से आ जाता है। इसी प्रकार से हर जो पंक्ति है, चाहे इसकी बंदिश की, चाहे वो स्थाई की हो या अंतरे की हो, वो खाली से ही शुरू हो रही है। इसको करके देखते हैं। धा दिन दिन धा धा सखी रे आल पिया बिना, हे रे आल पिया बिना, सखी कलना परत मोहे घरी पल चिन दिन, हे रे आल पिया बिना, सखी जब से पिया परदेस गवन की, ता तिन तिन ता दिन देश गवन की, रतिया कटत मोरे तारे दिन दिन, हे रे आल पिया बिना, सखी रे आल पिया बिना, सखी रे आल पिया बिना। तो ये तो थी बंदिश। अब जब हम बंदिश को कर लेते हैं तो अगला स्टेप क्या आता है कि बंदिश में किस प्रकार से आलाप लिए जाते हैं, बंदिश में किस प्रकार से तानें ली जाती हैं। तो एक और जिज्ञासु विद्यार्थी का मुझ पर प्रश्न पहुंचा कि आपने आलाप तो बताए हैं, आपने इससे पहले के जो एमन के बारे में जो भी आपने चर्चा कभी की है तो उसमें आपने आलापचारी बताई है। आलापचारी में स्वरों का जो 4 प्रकार से जो आलाप का जो स्थान है वो आपने बताया है, वो फेजेस आपने बताए, लेकिन इन आलापों को बंदिश में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, तो ये आपने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदिश को जब हम बता रहे, क्योंकि एक बहुत ही सरल सी बंदिश, आप आसानी से इसको गा सकते हैं, तो इसीलिए हमने सबसे पहले इस बंदिश को लिया। आगे चलकर हम और भी बंदिशें लेंगे। तो इस बंदिश में आलाप जो हम गाते हैं, तो आलापचारी आपको थोड़ा बहुत बताया गया है, थोड़ा मैं आपको पुनः एक बार बताती हूँ, और फिर उसको बंदिश में किस प्रकार से उसको फिक्स किया जाता है, किस प्रकार से आलाप को और बंदिश को दोनों को मिलाया जाता है, और हर बार हमें सम को दिखाना है। तो आलाप जैसे मैंने आपको बताया, सा, अब एमन के आलाप थोड़े से हम आलाप लेते हैं पहले, जिसको हम कहें कि फर्स्ट फेज जो है आलापचारी का, प्रथम जो स्थान है आलाप का, वो उसको हम लेते हैं। सा सा नी दा नी दा नी रे सा नी रे गा गा रे
जो है एक आलाप को अधिक से अधिक मैं पंचम तक लेकर गई हूँ, चाहे थोड़ा सा मंद्र में ले जाए, सा नि धा नि धा पा म द नि द नि द नि रे सा। तो अब ये जो आपको आलाप का थोड़ा सा जो नमूना आपको बताया है, उसको किस प्रकार से बंदिश पे हम फिक्स करते हैं, आइए इसको देखते हैं। हेरी आली पिया बिना सखी हेरी आली पि। अब हमें पता है कि बंदिश तो खाली से उठनी है, नवी मात्रा से उठनी है, तो अब हम उसके आलाप को करते हैं। सखी हेरी आली पिया बिना सखी हेरी आली गा गा रे नि द नि रे गा रे नि द नि रे द सा नि रे द सा। हेरी आली पिया बिना नि रे गा ग म ग पा पा म ग म रे ग नि द नि रे ग म ग पा अब देखिए आलाप किस प्रकार से किया जाता है ये तो आपको बताया गया। साथ में ये ध्यान दीजिए कि स्वर संगतियाँ कौन कौन सी हैं और न्यास के स्वर कौन से। मैंने ऐसे तो कभी कोई आलाप नहीं लिया नी रे 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 गरे मा रे 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 रे, यानी मैंने ऋषभ पर न्यास नहीं किया। ऋषभ आरोहण और अवरोहण में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्वर है। ऋषभ को एक तरह से कहते हैं कि हम आरोह में जा रहे तो ऋषभ को छोड़ नहीं सकते और अवरोह में आ रहे तो ऋषभ को छोड़ नहीं सकते। स्वर संगतियों में ऋषभ बहुत प्राधान्य है। नि रे गा मा गा, निषाद से गंधार में जाने वक्त ऋषभ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मा रे गा पा रे सा, और जो कल्याण अंग जो बताया था पंचम और ऋषभ, वहाँ पर भी ऋषभ इम्पॉर्टेंट है। मा रे गा नि मा गा मा रे गा। तो इस प्रकार से मध्यम से गंधार पर आते वक्त भी ऋषभ इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ऋषभ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस पर बहुत अधिक ठहराव करने से राग जो है वो बिगड़ सकता है। तो ये जैसे जैसे आप गाएंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ, इस प्रकार से मैं अपने आलाप को ले सकता हूँ और इस प्रकार से मैं क्रम के अनुसार स्वरों को बढ़ सकता हूँ। इस प्रकार की स्वर संगतियों का ध्यान रखते हुए मुझे चलना है और साथ ही राग एमन की जो मुख्य पकड़ है उसका भी मुझे ध्यान देना है, ताल का भी ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें जो इसका एक कॉम्बिनेशन बनकर आएगा तो बहुत सुंदर तरीके से जो है राग एमन की आलापचारी आप कर पाएंगे।
ताल का हम जब ध्यान देते हैं तो ताल का ध्यान हमें आकार में या आलाप को जब हम आकार में गा रहे हैं तब भी हमें ताल का ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक सर्कल चल रहा है, 16 मात्रा का सर्कल चल रहा है। हमने उस सर्कल में क्या ख़ास ध्यान देना है, हमने ध्यान देना है कि उसमें हमारे आलापचारी सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, उसमें हम क्या उन स्वर संगतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसमें प्रयोग होते हैं, जहाँ पर न्यास होता है वहीं पर न्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ताल के दायरे को समझ गए हैं, स्वर को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, संगतियाँ, आलापचारी, उसके नियमों को हम जान गए हैं, यानी उस शास्त्र को हम जान गए हैं। राजो राग एमन में प्रयोग होता है तो बखूबी राग एमन को हम गा सकते हैं, उसमें आलाप ताने आगे इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये तो था कैसे बंदिश के साथ आलाप को किया जाता है। अब एक संक्षिप्त तरीके से मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने राग एमन के आलाप को करना है, क्योंकि आलापचारी के ऊपर पहले ही मैं काफ़ी लंबा एक लेक्चर दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त रूप में किस प्रकार से आलापचारी की जाती है उसको बताएं। सबसे पहले शुरू करते हैं सा, षड्ज भरना, फिर गा रे नि रे द सा नि द नि म द नि ध प म द नि द नि द मंद्र और मध्य की शुरुआती जो आलाप का दौर है वो इस प्रकार से रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए, नि रे गा मा मा गा मा रे गा रे नि द नि रे ग सा, मध्यम तक गए। अब आगे पंचम तक, नि रे गा मा मा गा मा गा पा पा मा मा गा रे गा मा मा गा पा रे सा। इस प्रकार से पंचम तक गए। और जो कल्याण अंग का जो मेन जो बोला जाता है, कल्याण अंग पंचम और ऋषभ की संगति, वो भी सामने आई। अब हम निषाद तक जाएंगे तो गा मा दा नी नी दा पा, पुनः पंचम पर न्यास, म दा नी म नी नी गा मा दा नी नी दा नी दा पा पा मा मा रे गा रे नि द नि रे सा। इस प्रकार से निषाद का प्रयोग किया। और षड्ज पर उसी प्रकार से आएंगे जैसे हमने मंत्र में अभ्यास किया था। ग म द नि नि ध नि द सा तो ये था आलाप एक संक्षिप्त रूप में, जिसमें कि चारों जो फेजेस हैं आलापचारी के वो एक मिक्स्ड तौर पर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इस आलाप को आप बार बार इसको याद करके, इसको थोड़ा सा गा कर, इसको जब अभ्यास करेंगे और ताल का ध्यान रख के, बंदिश को याद करके आप जब गाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से राग का विस्तार कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब हम गाएंगे तो स्वरों पर उछलते हुए नहीं जाना, लाग से, यानी एक स्वर को ऐसा लगता है कि दूसरे स्वर से उसने हाथ पे हाथ पकड़ा हुआ है, एक जॉइंट होते हुए जा रहे हैं, फ्लोट करते हुए जा रहे हैं, ये टापते हुए नहीं जा रहे हैं।
क्योंकि उस राग की खूबसूरती उसी में मींड से, सूत से, लाग से, ये जो म्यूज़िकल टर्म्स हैं, यानी कि बहुत आराम से एक स्वर से दूसरे स्वर में आए तो बिल्कुल उसको घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं, या हम कहें कि बिल्कुल उसको छूते हुए आ रहे हैं, उसकी छाया, उसका कण का लगना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों का ध्यान देकर आप गाएंगे तो निस्संदेह आप राग एमन को बहुत सुंदर तरीके से गाएंगे। इसके अगले के हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि राग एमन में किस प्रकार से पलटे गाई जाती हैं और उन पलटों से तानों की निर्मिति कैसे होती है और इन तानों का बंदिश के साथ किस प्रकार से इन तानों को बिठाया जाता है। तो आज का जो ये लेक्चर है यहीं तक रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आपको राग एमन जिस प्रकार से इसमें समझाया जा रहा है और अधिक अच्छे स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी को कि जिस तरह से उन्हें आज हमें व्याख्यान दिया राग एमन पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज के इस लेक्चर से ज़रूर लाभ प्राप्त हुआ होगा। मित्रों, हम हर बार की तरह आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपके कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो या फिर कोई भी प्रतिक्रिया हो तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस श्रृंखला के अंतर्गत हम यही कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आयोजित करें। हमने अपने पिछले सेशंस में बेसिक जो बातें हैं, जो जानकारी है हमें चाहिए होती है जब हम संगीत के छात्र छात्राएं होती हैं, वो हमने आपको देने की कोशिश करी। और आगे के सेशंस में हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़कर हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत को जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी से। तो एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी को, लाल बाबू राय जी को और गगनजीत कौर जी को कि इन्होंने एक बार फिर से हम सभी को संगीत के गुण सिखाए। उम्मीद करते हैं आपने भी आज ज़रूर सीखा होगा। तो कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे आगामी 2 सेशंस राग एमन पर ही होने वाले हैं। तो कल तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार।